गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी विद्यार्थियों के लिए सांख्य दर्शन को लेकर। हम बात कर रहे थे सांख्य दर्शन के प्रमाण विचार की, प्रमाण मीमांसा की, और अब तक हमने समझा प्रमाण का क्या अर्थ है, प्रमेय शब्द से क्या तात्पर्य है, प्रमा, अप्रमा, प्रमाता आदि शब्द क्या अर्थ रखते हैं, कौन से दार्शनिक ने, भारतीय दर्शन के कौन से दार्शनिक ने कौन कौन से प्रमाण माने हैं, और सांख्य ने 3 प्रमाण स्वीकार किए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य ने प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा दी है भी हमने जाना, और प्रत्यक्ष के जो 2 भेद सांख्य ने किए थे, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष, वो भी हमने जाना। आज हम प्रमाण विचार को आगे बढ़ाते बात करेंगे दूसरे नंबर के प्रमाण की, जिसे हम कहते हैं अनुमान प्रमाण। ठीक है साथियों, भारतीय दर्शन को पढ़ते वक्त यदि हम तर्क, लॉजिक आदि की बात करें, जैसा वेस्टर्न फिलॉसफी में एक सेपरेट विषय के रूप में तर्कशास्त्र प्रचलित है, हमारे यहाँ उसी तर्कशास्त्र को अनुमान प्रमाण के रूप में जानते हैं। और मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे दार्शनिकों ने बहुत व्यापक चर्चा जो है अनुमान प्रमाण पर की है। महत्वपूर्ण तो ये है कि सभी भारतीय दार्शनिकों ने, चाहे वो चारवाक को छोड़ के जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, न्याय वैशेषिक हो, सांख्य हो, मीमांसा हो, वेदांत हो, सबने विस्तार से बात की है। तुलनात्मक रूप में न्याय दर्शन सबसे विस्तृत चर्चा करने वाला दर्शन है, और संभवतः जो न्याय शब्द है, जो न्याय दर्शन में हम देखते हैं शीर्षक, वो इसी चीज का प्रतीक भी है, ज्ञान का, अनुमान प्रमाण का आदि आदि। खैर, हम न्याय की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुमान प्रमाण की बातें करेंगे। तो सर्वप्रथम सांख्य दर्शन में हम ये देखते हैं कि सांख्य के जो समर्थक दार्शनिक हैं या सांख्य के जो प्रणेता हैं, वो अनुमान की आवश्यकता को क्यों स्वीकार करते हैं। क्योंकि कुछ भारतीय दर्शन की विचारधारा ऐसी भी है जो अनुमान प्रमाण की आलोचना करती है। तो सांख्य ने उन विचारधाराओं को जो अनुमान प्रमाण की आलोचना करती हैं, सर्वप्रथम जवाब देना उचित समझा कि अनुमान प्रमाण को क्यों प्रमाण माना जाना चाहिए। तो उन्होंने एक सबसे सटीक जो तर्क दिया कि किसी व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के मनस में पाए जाने वाले अज्ञान, संदेह या अनिश्चितता का हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। यदि हम इस पर विस्तार से देखें, पढ़ने समझने का प्रयास करें, तो हम पाएंगे कि अनुमान प्रमाण के अलावा कोई और माध्यम हमारे पास ऐसा नहीं है जिसके द्वारा हम दूसरे के मनस में पाए जाने वाले अनिश्चितता, संदेह, अज्ञान आदि का ज्ञान प्राप्त कर सके। और यदि हम किसी को अज्ञानी कह रहे हैं, यदि किसी के ज्ञान को संदेह युक्त कह रहे हैं, तो हमारे पास ये कहने का एकमात्र आधार अनुमान प्रमाण ही है। इसलिए सांख्य दर्शन ने अनुमान प्रमाण को आवश्यक माना। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे कि सांख्य में अनुमान प्रमाण का अर्थ क्या है। सामान्य रूप में हम अनुमान प्रमाण की जब बात करते हैं, तो हम इसके अर्थ के अंतर्गत ऐसा कहते हैं, अनुमान का मतलब है एक ज्ञान से प्राप्त होने वाला दूसरा ज्ञान। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान, ये भी कह सकते हैं। तो कैसे होता है ये सब? क्योंकि याद रखिएगा कि भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं में सभी में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष के अलावा भी कोई और प्रमाण स्वीकार किए हैं, हम ये पाते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम प्रत्यक्ष की बात की। तो जाहिर सी बात है
कि कोई भी और प्रमाण यदि दूसरे नंबर पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो पहला प्रमाण है जिसको हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं वो दूसरे प्रमाण के लिए कहीं न कहीं सहयोगी है। तो अनुमान प्रमाण में भी प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सहयोगी है। कैसे, हम ये देखेंगे। अनुमान का लक्षण है उसको थोड़ा समझ लें। तो सांख्य दर्शन में कहा गया कि अनुमान लिंग और लिंगी के ज्ञान से उत्पन्न होता है। अब ये जो शब्द यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं, लिंग और लिंगी, इनका अर्थ है व्याप्य और व्यापक, साधन और साध्य, या हेतु और साध्य, ये इसका अर्थ है। और ये भी कहा जाता है, और ये कहा नहीं जाता बल्कि एक यथार्थ सत्य है, ये रियलिटी है कि संसार में बहुत सारे व्याप्य और व्यापक, लिंग और लिंगी, हेतु और साध्य के बीच हम एक नित्य संबंध देखते हैं। उसी नित्य और स्वाभाविक संबंध को व्याप्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय दर्शन को विस्तार से पढ़ेंगे तो व्याप्ति की बहुत ही विस्तृत व्याख्या उपलब्ध है। व्याप्ति मैं इसलिए इस तरह से बोल रहा हूं ताकि आप मेरी बात को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि हम समझाने के लिए ये वीडियो अपलोड करते हैं, ना कि टाइम पास करने के लिए। तो दर्शन के विद्यार्थी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि व्याप्ति का भारतीय दर्शन में क्या निहितार्थ है। और एक ही सर्वमान्य परिभाषा है कि व्याप्ति दो वस्तुओं या दो घटनाओं या साधन और साध्य या लिंग और लिंगी या व्यापक और व्याप्य के बीच पाए जाने वाला नित्य संबंध, नित्य साहचर्य ही व्याप्ति कहलाता है। तो उदाहरण के रूप में धूम और अग्नि के बीच का जो संबंध है वो व्याप्ति है कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। क्या समझे? ध्यान दीजिएगा, हम जो सेंटेंस जिस क्रम में बोल रहे हैं वही क्रम ठीक है कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, क्योंकि व्याप्ति एक नित्य संबंध की बात करता है, एक आकस्मिक संबंध और कोई व्यभिचारी संबंध नहीं है ये कि जिसमें कभी कोई विरोध या कभी कोई खंडन दिखाई दे जाए, ऐसा नहीं है। यदि इसका उल्टा करें कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धूम है तो फिर ये व्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम संसार में ऐसा देखते हैं कि अनेकों स्थान पर अग्नि तो होती है परंतु धूम नहीं होती। तो इसलिए जो व्याप्ति बनाने के लिए हमने उदाहरण चुना है, भारतीय दार्शनिकों ने जो निर्धारित किया है वो है कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। तो इन दोनों के बीच जो पाए जाने वाला स्वाभाविक संबंध है उसे व्याप्ति कहते हैं, और इस व्याप्ति संबंध का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से होता है। ठीक है, तो अनुमान प्रमाण में व्याप्ति सर्वाधिक जरूरी चीज है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि व्याप्ति जो है वो अनुमान प्रमाण का प्राण है, और बिना व्याप्ति के अनुमान प्रमाण नहीं रहता। अब प्रश्न ये है कि इस व्याप्ति का मतलब इसका ज्ञान कैसे होता है? तो इसका ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। तो हम जो है अनेकों बार ऐसा देखते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। हम अपने रसोई घर में, किसी अन्य के रसोई घर में, या कोई और अन्य जो अग्नि से संबंधित, जो धूम से संबंधित और अग्नि से संबंधित जो अन्य परिस्थितियां उपस्थित होती हैं वहां पर भी हमें देखते हैं कि जहां धूम है वहां अग्नि है। मतलब अग्नि का मतलब क्या? मैं सोचता हूँ कई विद्यार्थी ये हो सकता है कि ऐसे कंफ्यूजन में हो जाए ये सोचकर कि अग्नि का मतलब कोई भयानक उठती हुई लपटें हैं आग की। ऐसा नहीं है। अग्नि से अर्थ यहाँ उष्णता से भी हो सकता है कि धूम के साथ उष्णता, अग्नि का कोई सूक्ष्म रूप भी हो सकता है, कोई भयानक उठने वाली लपटें ही हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जहां जहां अग्नि है वहां वहां धूम है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ऐसा बोलना था। तो जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ऐसा हमने अनेकों बार देखा, और इसका विपरीत हमने कभी नहीं देखा। विपरीत का मतलब है कि धूम हो पर अग्नि नहीं हो, ऐसा कभी नहीं देखा। तो इसलिए
जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, इनमें व्याप्ति संबंध बनता है। तो एक प्रत्यक्ष तो हुआ व्याप्ति का, और दूसरा प्रत्यक्ष होता है पक्षधर्मता का। पक्षधर्मता का प्रत्यक्ष अर्थ है कि जहां हम जिस संदर्भ में हम अनुमान प्रमाण का उपयोग कर रहे हैं और जहां हम ये सिद्ध करने वाले हैं कि ये स्थिति है, वो पक्षधर्मता। जैसे इसी उदाहरण को ले लें कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, तो पर्वत पे धूम है अतः पर्वत पे अग्नि है। तो हमने दूसरा प्रत्यक्ष क्या देखा कि पर्वत पे विद्यमान धूम को देखा, वर्तमान धूम को देखा। तो धूम को देखकर और अग्नि का ज्ञान। तो अभी वर्तमान में अग्नि दिखाई नहीं दे रही, ध्यान दीजिए, अभी वर्तमान में अग्नि दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ धूम दिखाई दे रही है। लेकिन पूर्व में व्याप्ति के माध्यम से हमें यह ज्ञान हो चुका कि जहां जहां अग्नि है, धूम है, वहां वहां अग्नि है। तो हमें पर्वत पे धूम दिखाई दे रही है, तो उससे हम सहजता से यह अनुमान लगा लेते हैं कि वहां अग्नि होगी धूम को देखकर, क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि धूम और अग्नि नहीं हो। ठीक है, तो व्याप्ति का ज्ञान हुआ और पक्ष धर्मता का ज्ञान हुआ, ये दोनों ज्ञान प्रत्यक्ष पर आधारित है, ऐसा अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ये अनुमान के बारे में बेसिक बातें हुई। विस्तार से बात करें तो बहुत सारी चर्चा हम अनुमान प्रमाण के अंतर्गत कर सकते हैं। अनुमान के जो भेद हैं मैं उस पर आता हूं कि सांख्य दर्शन में कि जो प्रमुख ग्रंथ है सांख्य कारिका, उसमें अनुमान के संदर्भ में कहा गया त्रिविध अनुमानम ख्यातम, त्रिविध अनुमानम ख्यातम, यानी कुल 3 अनुमान के कुल 3 भेद हैं, कुल 3 हैं। उनको या तो इस तरह से वर्गीकृत कर लें कि पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, या फिर सांख्य में एक और प्रकार से जो वर्गीकरण किया गया है उस तरह से कर लें। लेकिन अंतिम जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसमें अनुमान के 3 ही भेद होंगे। तो पहला जो वर्गीकरण उन्होंने किया है वो इस रूप में किया है, वीत अनुमान और अवीत अनुमान। ठीक है, वीत का मतलब है अन्वय व्याप्ति पर आधारित, अन्वय व्याप्ति पर आधारित, अन्वय व्याप्ति। तो ये व्याप्ति के भेद हैं। यदि व्याप्ति पर विस्तार से बात करने की आवश्यकता होती तो हम व्याप्ति को अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, सम व्याप्ति, विषम व्याप्ति आदि आदि करके और चर्चा करते, लेकिन फिलहाल यह व्याप्ति पर बात हम ज्यादा विस्तार से नहीं कर रहे, अनुमान के भेदों की बात कर रहे सांख्य के अनुसार। तो जो पहला वर्गीकरण किया गया वो है वीत व्याप्ति और अवीत व्याप्ति। तो वीत व्याप्ति में क्या बताया गया कि अन्वय व्याप्ति पर आधारित अनुमान जो है वो वीत अनुमान कहलाता है। वीत व्याप्ति से मेरा मतलब है वीत अनुमान, मैं व्याप्ति शब्द जोड़ रहा हूं, लेकिन यहां सही अर्थ है वीत अनुमान और अवीत अनुमान। तो वीत का मतलब है अन्वय व्याप्ति। अन्वय का मतलब है यहां पर कि जहां जहां साधन होगा वहां साध्य भी होगा, यानी साधन के होने पर साध्य का होना, धूम के होने पर अग्नि का होना, हेतु के होने पर साध्य का होना। मैंने कई तरह से बोला, हेतु के रहने पर साध्य का अवश्य रहना, ये वीत अनुमान है। और अवीत में इसका उल्टा हो जाएगा, साध्य के नहीं रहने पर। ध्यान से देखिएगा, यहां मैं वाकई वही बोल रहा हूं जो भी मैं बोल रहा हूं। साध्य के नहीं रहने पर साधन का नहीं रहना, साध्य के अभाव से हेतु के अभाव का ज्ञान, ये अवीत अनुमान है। समझ में आया ना? वीत में अन्वय व्याप्ति पर आधारित है, जहां हम कहते हैं हेतु के रहने पर साध्य का रहना, और अवीत अनुमान में व्यतिरेक व्याप्ति पर आधारित है, जहां हम कहते हैं साध्य के अभाव में हेतु के अभाव का ज्ञान। साध्य नहीं इसलिए हेतु भी नहीं है। ये इस तरह से चलेंगे। अनुमान प्रमाण को दृढ़ता से प्रस्तुत करने के लिए अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह से प्रस्तुत करना होता है, लेकिन यहाँ उसी आधार पर हमने अनुमान के भेद कर दिए। तो पहला वीत और अवीत का वर्गीकरण हुआ। अब यहाँ वीत को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, पूर्ववत अनुमान और सामान्य तो दृष्ट अनुमान। पूर्ववत अनुमान वह होता है जिसके अंतर्गत साध्य और उसके हेतु के बीच व्याप्ति संबंध का प्रत्यक्ष पूर्व से ज्ञात हो। हेतु और साध्य के बीच जो व्याप्ति का संबंध है वो पूर्व से ज्ञात हो। इस प्रकार पूर्ववत अनुमान में वस्तुओं के बीच दिखाई देने वाले व्याप्ति संबंध को आधार बनाकर सामान्य ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे पर्वत पर उठती हुई धूम को देखकर अनुमान अग्नि का अनुमान करते हैं। अग्नि के ज्ञान धूम के साथ रसोई घर में हमें पहले से
हो चुका कि जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो ये है पूर्वत अनुमान कि पहले से हमने हेतु देखा, उसके साथ साध्य भी देखा, और वो वर्तमान में हम हेतु देख रहे हैं, साध्य नहीं देख रहे, लेकिन पूर्व के ज्ञान से वर्तमान में इस साध्य का भी ज्ञान हो जाता है। ये हुआ पूर्वत अनुमान। एक है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। यह वो अनुमान है जहाँ हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति का कोई विशेष उदाहरण तो नहीं हो, विशेष कोई रूप तो ज्ञात ना हो, किंतु इसका ज्ञान अनुमानकर्ता को सामान्य रूप से होता है। जैसे हमारी इंद्रियों की सत्ता का ज्ञान, हमें हमारे आंखें हैं ये कैसे पता लगेगा, नाक है कैसे पता लगेगा, कान कैसे पता लगेगा, बताइए। मैं सोचता हूं हम अपनी आंखों का ज्ञान देखकर प्राप्त नहीं कर सकते, कानों का ज्ञान भी देखकर प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने देख लिया ये कान है और ये आंख, ओके, लेकिन हम किस आधार पर कहेंगे कि ये आंख है और ये कान? तरीका तो जो है वो ये है कि आंख होने का मतलब है दिखाई देना और कान होने का मतलब है सुनाई देना। तो जब भी कोई शब्द सुन रहे हैं तो यहाँ ज्ञान हो रहा है कि इसका मतलब है हमारे कर्णेंद्रिय है, और जब भी कोई दृश्य देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे श्रवणेंद्रिय है। सुनने वाली कोई दृश्य, देखने वाली और सुनने वाली दो इंद्रियां हमारे पास है। देखने और सुनने के आधार पर हमें इनका ज्ञान होता है, ना छूने से होता है और ना प्रत्यक्ष से होता है। तो विशेष उदाहरण, अब कोई भी शब्द हो सकता है। यहाँ विशेष अर्थ यह है कि हम कोई खास शब्द सुने तो ही कान का ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ भी सुनेंगे तो कर्णेंद्रिय है, कुछ भी देखेंगे तो दर्शनेंद्रिय है। ये यहाँ पर कहना हम चाहते हैं। और तीसरा है शेषवत अनुमान, जो अपने बताया अवीत अनुमान का एक भेद है, व्यतिरेक व्याप्ति पर आधारित है कि जहाँ साध्य नहीं वहाँ साधन भी नहीं, हेतु भी नहीं। साध्य के अभाव से साधन के अभाव का ज्ञान, और इसको सांख्य दर्शन में 3 प्रकार से प्रस्तुत किया गया। एक तो मैंने बोल ही दिया, साध्य के अभाव से साधन का अभाव। दूसरे 2 प्रकार हैं कि जब इस अनुमान में हम समस्त विकल्पों को छांटते छांटते अंत में एक ही विकल्प शेष रह जाता है तो ये शेषवत कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में शब्द के बारे में बात करें कि शब्द क्या है, हम जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं शब्द क्या है? शब्द क्या द्रव्य है? तो हम कहेंगे नहीं। कर्म है? नहीं। सामान्य है? नहीं। विशेष है? नहीं। समवाय है? नहीं। अभाव है? नहीं। तो क्या है? तो अब एक बच गया, शब्द एक गुण है। तो ये है शेषवत, कि सभी विकल्पों को छांटते छांटते जो शेष रह जाए वो शेषवत अनुमान कहलाता है। और अंत में एक और वर्गीकरण जो शेषवत का एक और रूप दिया गया है कि किसी व्यापक वस्तु के किसी एक अंश को छूकर या अंश को जानकर शेष के बारे में जान लेना। जैसे समुद्र के जल की एक बूंद के खारेपन से समस्त समुद्र के खारेपन का ज्ञान, कि शेष समुद्र के खारेपन का ज्ञान। तो सारे समुद्र को हमने चखा नहीं, एक बूंद मात्र को चखा और उसको चख कर ही हमने सहजता से ये अनुमान लगा लिया कि सारा समुद्र का जल ही खारा है। तो मित्रों ध्यान दीजिए साथियों कि हमने अनुमान प्रमाण की बात की सांख्य में, कोशिश तो की है सरलता पूर्वक समझाने की, और फिर भी यदि कोई जटिल हुआ तो हम फिर से इस पर एक बार कल की चर्चा में थोड़ा संक्षेप में फिर से बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।